scored 97.4% in 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। इनफैक्ट कुछ रीजन्स के पेपर्स में क्या हुआ था कि बेसिक का पेपर ज़्यादा टफ आ गया था स्टैंडर्ड से। मैथमेटिक्स वॉज माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। कहना चाहिए मेरे साथ क्या होता है, अगर मेरे को आंसर आता भी होता है ना, तो मतलब एग्जाम स्ट्रेस में मेरे साथ क्या होता है कि मैं उसको मैं भूल जाती हूँ। मेरे कभी भी मैथ्स में अच्छे नंबर तो नहीं आए। इनफैक्ट एक बार 9th में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जस्ट पास हुई थी। Hey everyone, I am Vaibhavi and I scored 97.4% in 10th board examinations that were held in 2026. So, the purpose of making this video today was to share some tips and tricks with you all that I used to score 93 marks in mathematics. So, now let's get started. So, first of all, मेरे पास थी maths standard and जो मेरे को आपको चीज़ बतानी है वो है कि मैथ स्टैंडर्ड या बेसिक मतलब जो पेपर आता है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मैथ स्टैंडर्ड ही लेना, या आपको अगर आगे परस्यू भी नहीं करनी मैथ्स एज अ स्ट्रीम तो भी आप मैथ स्टैंडर्ड ही लेना, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इनफैक्ट कुछ रीजन्स के पेपर्स में क्या हुआ था कि बेसिक का पेपर ज़्यादा टफ आ गया था स्टैंडर्ड से। तो अगर आपने मैथ्स बेसिक ली है तो आप मैथ स्टैंडर्ड कर लो उसको, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं पेपर में। तो आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा जितना आप मैथ स्टैंडर्ड के लिए पढ़ते हो। तो इट वुड मेक नो डिफरेंस कि आप मैथ्स बेसिक ले रहे हो। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग मैं जो आपको बताना चाहती थी। तो आप मैथ स्टैंडर्ड करवा लेना। सो मैथमेटिक्स वॉज माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। जिस लेवल की मेरे को उससे आई हेटेड इट सो मच कि आई कांट टेल। मेरे को पसंद ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसको एज अ स्ट्रीम भी नहीं ली 11th में। अगर आप लोगों को लगता है कि आई वॉज अ टॉपर हमेशा से, सो यू आर ऑल रॉन्ग। मेरे कभी भी मैथ्स में अच्छे नंबर तो नहीं आए। इनफैक्ट एक बार 9th में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जस्ट पास हुई थी मैथ्स में। वो होता है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरे आउट ऑफ 80 43 मार्क्स आए थे मैथ्स में प्री बोर्ड्स में, आई गेस। हमेशा 60s में ही रह जाते थे। बस एक बार मेरे साथ हाफ ईयरली में हुआ था, मेरे 74.5 मार्क्स आ गए थे। तो द थिंग इज़ प्रैक्टिस करनी है आपको तो इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। थोड़ा थोड़ा आप देखोगे खुद से अब कैसे करनी है, मैंने क्या किया, मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की एज अ रेफरेंस, मैंने कोई बुक यूज़ की भी या नहीं की। तो आई एम गोना टेल इट ऑल। सो आप देखते रहो आगे। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज कि NCERT आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको उसके आंसर्स याद हो जाए बोर्ड आने तक। कि अगर NCERT में से वो सेम क्वेश्चन उठ के बोर्ड के पेपर में आ गया तो आपको उसका आंसर याद रहना चाहिए। मेरे साथ क्या होता है, अगर मेरे को आंसर आता भी होता है ना, तो एग्ज़ाम स्ट्रेस में मेरे साथ क्या होता है कि मैं उसको मैं भूल जाती हूँ, मेरे को लिखना नहीं आता वो। आई डोंट नो वाई। मेरे साथ मेरे को इतना डर लगता था मैथ्स से कि जब मैथ्स का पेपर होता था मेरे हाथ काँपने लग जाते थे भाई। अलग ही लेवल का है, अलग ही लेवल का। तो मेरे साथ होता है ऐसा कि मैं ना सही आंसर को गलत कर देती हूँ, जो मेरे को आता होता है उसको गलत कर देती हूँ एग्ज़ाम स्ट्रेस में। तो आपको ऐसा नहीं करना। ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही उसको अपना एकदम फियर, एकदम फोबिया बना लिया था। तो वैसे तो नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NCERT का बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि NCERT बेस है। और NCERT नई एडिशन वाली नहीं, आपको पुरानी वाली चाहिए। ये जैसे मेरे पास पुरानी एडिशन वाली NCERT थी, इसमें ना ऑप्शनल एक्सरसाइजेज दी हुई है। तो आप नोटिस करोगे अगर आपके पास ये है, और नहीं है तो आप कहीं से अरेंज करके इसको ले लो, क्योंकि इसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज होती है उसमें से सेम क्वेश्चंस आते होंगे आपके स्कूल के पेपर में। और ऐसा भी हुआ है कि जो सेम क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। मैं आपको एक बार इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज दिखा देती हूँ कि कैसी दिखती है, 2 मिनट में। तो इतना बेटर नहीं दिखेगा क्योंकि ये सब उल्टा ही दिखेगा। तो ये इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइजेज होती है, जैसे ये 3rd चैप्टर की है, ऐसे ही हर चैप्टर की एक ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखी है। आप उसको डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि आई गारंटी यू कि एक क्वेश्चन तो आपके स्कूल एग्ज़ाम में आया ही आया होगा ऑप्शनल एक्सरसाइज से। और ऐसा नहीं कि डिजिट्स चेंज कर देंगे, इनफैक्ट डिजिट्स भी सेम रखते हैं वो लोग।
तो आपको सबसे पहले एक पुरानी वाली एनसीईआरटी, मतलब 4-5 साल पुरानी, आपको मतलब कहीं से अरेंज कर लेनी है और फिर उसको पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले आपको एनसीईआरटी तो कम से कम एक बार प्रैक्टिस करनी ही है, क्यों क्योंकि तब तक बोर्ड एग्ज़ाम्स आने तक आपको वो सारे आंसर्स याद हो जाने चाहिए। अगर आपके मतलब कोई आ रहा है ना क्वेश्चन, क्या हुआ था मेरे साथ एक बार पेपर में कि मेरे को मतलब ना आंसर गलत आ रहा था, पर मेरे को आंसर याद था क्योंकि सेम क्वेश्चन आ गया था मेरे प्री बोर्ड्स में। तो क्या होता है कि टीचर्स ना पूरा प्रोसेस चेक नहीं करते कि आपने मतलब कि स्टेप वाइज मार्किंग तो होती है, बट अगर आपका लास्ट का आंसर सही है तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि आपने पूरा भी सही लिखा है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेबल वे में लिखते हो, आप हर फॉर्मूला लिखते हो, तो उनको लगता है कि बच्चे ने सही लिखा है। तो मेरे को लास्ट का आंसर याद था, मतलब बाकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी, बट मेरे को लास्ट का आंसर याद था। तो उसमें मेरे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, मेरे को अभी भी याद है। तो वो मतलब मेरे को उसमें 5 नंबर मिल गए थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको आंसर याद हो जाए। तो दैट वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वॉज कि मैंने एक रेफरेंस बुक यूज़ करी थी। ऑल्दो मेरे पास RS अग्रवाल भी थी और एग्जाम्पलर थी, पर मैंने एग्जाम्पलर पर बाद में आएंगे। पहले मैंने जो रेफरेंस बुक यूज़ करी, मतलब अच्छे से यूज़ करी एनसीईआरटी के बाद, वॉज दिस ML अग्रवाल, क्योंकि ये मेरे स्कूल में लग रखी थी, ML अग्रवाल ही लग रखी थी। तो मैंने सोचा जो लग रखी है उसको अगर हम एक बार अच्छे से कर लें। आपके पास जो भी बुक है, RS हो, RD हो, जो भी हो, आप उसको पूरा कर लो, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है। मैं ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई बुक नहीं सजेस्ट करूँगी, बट हाँ आपको ना बोर्ड से पहले एग्जाम्पलर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देख लेते हैं कि ML अग्रवाल है, इसमें मतलब ना केस स्टडीज़ वगैरह सब दे रखी है। आप ना एक एक चैप्टर जैसे जैसे करते जाओ ना, पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइजेस कर लेनी है, फिर इसमें से क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, नहीं करना कि अगर आपके पास मतलब ML अग्रवाल नहीं है तो आपको वो लेनी है, मैंने ऐसा नहीं बोला। आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस करो। उस एक बुक में आप मतलब एकदम मस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लो कि मतलब ना सेटिस्फैक्शन हो जाए। वैसे सेटिस्फैक्शन होती नहीं कभी भी, नेवर माइंड। तो उसके बाद मैंने बोर्ड से पहले एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस मैंने करे थे, कुछ मतलब चैप्टर्स में से जो मेरे को लगते थे कि ये मेरे को कर लेने चाहिए, क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली एग्जाम्पलर थी तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने ना मतलब ऐसे नहीं होता, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाता है लास्ट में कि ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से, ये नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर आपने एग्जाम्पलर सॉरी एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद एक रेफरेंस बुक कर ली, तो आपको ना आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन तो हो जाएगा मेरे से। तो उस हिसाब से आप एग्जाम्पलर लास्ट में ही करना है, आई वुड सजेस्ट। वरना अगर आपको पहले करनी है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। बट मैंने तो लास्ट में ही की थी, क्योंकि मेरे को एक बार ना मेरे को क्वेश्चंस देखने थे जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन कि मेरे को आता है कि नहीं, और मेरे को जो लगा कि ये नहीं होगा तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। एंड इनफैक्ट अगर आप रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी कर लोगे ना, उसके बाद आपके वो जो क्वेश्चन है वो हो ही जाएगा। तो मैंने बस इतनी बुक्स यूज़ करी थी मैथ्स के लिए, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, आई वुड से डैट कि मैंने मतलब बहुत प्रैक्टिस करी थी। ऑल्दो मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी, बट वन थिंग जो मैंने मतलब आई मेड श्योर वॉज कि मेरे को मैथ्स तो रोज़ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरे उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। जिस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में भी कहा है। मतलब अगर आपके अभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब कोई यूटी हुआ आपका, अगर हाफ ईयरली होगा, मतलब अगर अच्छे मार्क्स ना आए तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करेक्शंस कर लेनी है और उस पेपर को आप दोबारा सॉल्व करके देखो, कितना ही टाइम लगेगा, उतना ही तो टाइम लगेगा ना जितना आपको पहले लगा। अगर आप मतलब मैंने ये भी करा है कि मैंने हाँ क्वेश्चन पेपर्स मैंने PYQs भी सॉल्व करे थे, मतलब आई गेस लास्ट 5 years के तो कर ही लिए थे मैंने। और उसकी ना करेक्शंस जो अलग से कर ली थी मैंने, करेक्शंस अलग से। और मैंने एक मतलब बहुत पतली सी नोटबुक बनाई थी, जैसे मैंने उसमें ना कुछ फार्मूलाज लिख लिए थे, शॉर्ट मतलब मेथड्स होते हैं ना जो भी, वो मेरे को लास्ट में उस नोटबुक ने बहुत हेल्प किया था, मतलब रिवाइज़ करने में सब कुछ। उसमें फार्मूलाज, कोई ट्रिक्स, वो सब मैंने उसमें लिख लिया था, जो मतलब अब मेरे को यूट्यूब से पता चला कोई ट्रिक, मतलब इससे आंसर जल्दी निकल जाएगा।
तो मैंने उस नोटबुक में नोट कर लिया था और बोर्ड से पहले मैंने उसको रिवाइज़ कर लिया था, तो मतलब थोड़ी सैटिस्फैक्शन हो गई थी मेरे को। मतलब होती तो नहीं है, आई वुड से, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल डर नहीं लगता। डर तो भाई अलग ही लेवल का लगता है, पर डरना नहीं है। मैं बस यही कह सकती हूँ, डर तो लगता है, डर तो लगता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डरना नहीं है तो डर नहीं लगेगा, डर तो लगता है। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। और ये तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस तो करनी है। सो लेट मी सम अप ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डिड, मैंने एक वन शॉट देखी, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करी, फिर उसी चैप्टर की रेफरेंस बुक में से उस चैप्टर को कर लिया। फिर चैप्टर कर लिया तो मतलब उसको एक बार ऊपर ऊपर से देख लिए क्वेश्चंस। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप जो रेफरेंस बुक कर रहे हो, मतलब अगर आपने वो चैप्टर 2 बार कर लिया है उस रेफरेंस बुक में से, तो आपको मतलब तीसरी बार आपको पूरे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्क कर लेना जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं हुए, आपको लास्ट में वही करना है पेपर से पहले। एंड अगर आपसे पहली बार में हो गया तो कुछ होता है, मतलब चांसेस होते हैं कि दूसरी बार में भी हो ही जाएगा। तो आपके जो नहीं हो रहे क्वेश्चंस उनको अलग से मार्क कर लेना है, वो हेल्प करते हैं आपकी एग्ज़ाम जैसे आने वाले होते हैं ना, तब आपको वो हेल्प करती है वो चीज़ें कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, इसको तो मेरे को डेफिनेटली सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, तब भी काम चल जाता है। और लास्ट में आप सब एक बार मतलब रिवाइज़ कर लो जो भी आपने कर लिया है, तो फिर हो जाता है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट। और ये भी एक कमेंट पे ही वीडियो बनाई मैंने, तो अगर आपको और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, मैं डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।